मेरा नाम टायरन है। मैं अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर था। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी, ये 1980 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 35 साल की थी। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी होता था। उसका नाम जॉन था। ज़्यादा लंबी ड्राइव के बाद जब मैं थक जाता था तो जॉन और मैं अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते थे। फिर कुछ दूरी तक वो ट्रक चलाता था। ये घटना ब्राज़ीलियन नेशनल हाईवे की है। जब मैं उस रास्ते से गुज़रता था तो वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। वो रास्ता अपने आप में ही बहुत भयानक है। वो हाईवे जंगलों से घिरा हुआ है। उस हाईवे का 20 किलोमीटर का एरिया पूरा जंगल में आता है। जब भी किसी ट्रकर को अपनी डिलीवरी जल्दी करनी होती है तो वो लोग वही रास्ता निकल जाते हैं। नेशनल हाईवे का वो रास्ता एक शॉर्टकट का है जहाँ से वो लोग अपने डिलीवरी पॉइंट पे 2 घंटे पहले ही पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे घटनाएं बहुत ज़्यादा अजीब होती है, इसलिए उन रास्ते पे कोई जाता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं वहाँ पे लूट और चोरी बहुत होती है। ट्रकों को रोक के उन्हें लूट लिया जाता है और ट्रक ड्राइवर को मार दिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग उस रास्ते से नहीं जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ठंडियों का मौसम था। मेरे और जॉन के पास कोई भी डिलीवरी का काम नहीं था, तो हम लोग उस वक्त अपने ट्रकों में बैठे हुए थे। घरों से झूठ बोल के आए थे कि हमें कहीं जाना है ताकि हम लोग थोड़ी पार्टी कर सके। हम दोनों ट्रक में ही बैठे हुए थे और जॉन ने थोड़ी शराब पी रखी थी। मैं भी शराब पीने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे एक मैसेज आया। वो मैसेज हमारी कंपनी से आया था। दरअसल ब्राज़ील के एक छोटे से कस्बे में अचानक ही एक एक्सीडेंट हो गया था, जहां पर ढेर सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत थी। वहां हॉस्पिटल में इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थी और हमें उन मेडिकल इक्विपमेंट्स को जल्द से जल्द वहां पे पहुंचाना था। हम सबसे पहले वहीं वेयर हाउस में पहुंचे जहां पे हमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने थे। हम लोग वेयर हाउस से मेडिकल इक्विपमेंट्स लेके ब्राज़ील के उसी रास्ते से निकल गए और उसी कस्बे में जा रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार हम लोग करें क्या। उस रास्ते से जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरी की वजह से हमें जाना पड़ा क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। वो पूरा रास्ता करीबन 5 घंटे का था। जॉन बिल्कुल भी ट्रक नहीं चला सकता था क्योंकि वो हल्के फुल्के नशे में था, लेकिन वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ट्रक मैं चला रहा था। जॉन काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए जॉन को नींद आ रही थी। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद हम लोग हाईवे के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से हम लोग को शॉर्टकट लेना था। शुरुआत में वो हिस्सा पूरा जंगलों से ढका हुआ था। वहां की रोड तो कुछ ठीक थी, लेकिन वहां से थोड़ा अंदर जाने के बाद थोड़ा रास्ता कन्फ्यूजिंग है। हालांकि मैं उस रास्ते से 1-2 बार दिन की टाइम निकल चुका हूँ, तो वो रास्ता मुझे तो बहुत अच्छे से याद था। मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन हमें डिलीवरी जल्दी से जल्दी करनी थी, इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। जॉन हल्की फुल्की नींद में था। मैंने उसे सो जाने के लिए बोला। मैं ये ठान ली थी अगर रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं उसके लिए ट्रक नहीं रोकूंगा। मैं लगातार पुलिस वालों से भी बात कर रहा था क्योंकि उन्हें भी पता ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, तो मैं उनको अपना प्रॉपर लोकेशन भी बार बार दे रहा था। दूसरी तरफ से पुलिस वाले भी उसी हाईवे पे आ रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो मुझे जल्द से जल्द मिल जाएंगे। हाईवे के कुछ ही अंदर जाते वक्त अंदर बहुत ही अंधेरा था। कुछ जगह तो हाईवे ख़राब भी थे। कुछ पेड़ तो टूट के रोड पे नीचे गिरे हुए थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो जगह की मेंटेनेंस क्यों नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मुझे बस उतनी ही लाइट दिखाई दे रही थी जहाँ तक मेरी ट्रक की लाइट जा रही थी। मैं लगातार ट्रक को स्पीड में चला रहा था। तभी मैंने देखा मेरे दाईं तरफ एक काली परछाई खड़ी है जो कि मुझे ट्रक रोकने को बोल रही है। मैं उसके सामने से इतनी तेज़ी से ट्रक को लेके गया कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो एक औरत है या आदमी है। हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल गया था कि साइड में कोई खड़ा है जो कि लिफ्ट मांग रहा है। मैं उसको जल्दी की वजह से देख नहीं पाया। मैंने उसे बाद में बैक मिरर में देखने की कोशिश की, वो मुझे नहीं दिखा।
मैं फिर दोबारा ट्रक को चुपचाप चलाने लगा। मैंने ये ठान रखी थी कि मैं बिल्कुल भी ट्रक को नहीं रोकूंगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से मुझे दाएं तरफ फिर कोई एक आदमी दिखाई दिया। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो बिना पूरे कपड़ा का खड़ा था, जबकि वहाँ पे हल्की फुल्की ठंड थी और जंगल की एरिया में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो जंगल में ऐसे खड़ा क्यों था। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने ट्रक को नहीं रोका और दोबारा ट्रक को चलाने लगा। मैंने उसे फिर बैक मिरर में देखने की कोशिश की, वो दोबारा मुझे नहीं दिखा। मैं समझ गया था यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर हो रहा है। मैंने जॉन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए उठ नहीं पा रहा था। मैं उस हाईवे के करीबन 3 किलोमीटर अंदर आ चुका था। मेरे पास वापस जाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा दिए हुए लोकेशन पे जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं किसी से भी किसी तरह का कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने चुपचाप ट्रक चलाने पे ही ध्यान दिया। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं रोड पे जा रहा था और आगे रोड पे खून गिरा हुआ था और वो खून काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। मैंने उस खून को देखकर अपनी ट्रक की स्पीड थोड़ा धीमे कर दिया और मैं रास्ते भर उसी खून को देखते हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने खून की नदी खुली छोड़ दी हो। पूरी रोड खून से भरी हुई थी। मुझे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। मैं उसी को देखे जा रहा था। फिर मैं अचानक से देखा मेरे ट्रक के सामने वही आदमी आ गया जो कुछ देर पहले नंगा खड़ा हुआ था। वो आदमी मेरे ट्रक से कुचल गया और पूरी तरह से दब गया। उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने तुरंत अपने ट्रक को रोका और अपने बगल में बैठे जॉन को जगाने लगा, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा नशे में था। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतर गया। हालांकि ट्रक से नीचे उतरने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैं ट्रक से उतरा और मेरा पैर उसी खून पे पड़ा और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च के सहारे धीरे धीरे ट्रक के पीछे जाने की कोशिश की, जहाँ पर वो आदमी मेरी ट्रक से कुचला पड़ा हुआ था। मेरी ट्रक उससे करीबन 100 मीटर आगे आ गई थी, क्योंकि मुझे ट्रक रोकने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग गया था। मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। दूर से देखने पे तो ये लग रहा था कि वो मर चुका है। मेरी ट्रक उसके पूरे शरीर पे चढ़ के निकल चुकी थी और वो मर ही गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे हाथों किसी की हत्या हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसी की तरफ जा रहा था। दूर से देख के ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार मैं क्या करूं। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और रोते हुए जॉन को बुला रहा था, लेकिन वो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था क्योंकि वो नींद में था। मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर मुझे लगा क्या पता मैं उस आदमी को बचा सकता हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मेरी और उसकी दूरी करीबन 5 मीटर की थी। उसका हाथ अचानक से हिलने लगा और उसके हाथ पैर जो मेरे ट्रक के दबने से टूट गए थे और वो दोबारा धीरे धीरे अपने आप सीधे होते गए। ये सब मैंने अपने आँखों से देखी। मेरे ही आँखों के सामने वो आदमी अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा हो गया और वो दोबारा खड़ा होकर मुझे देख रहा था और कुछ ही सेकंड के बाद वो पूरा नॉर्मल हो गया था, जैसे मुझे पहले दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ ढका हुआ था और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो मेरे तरफ चिल्लाते हुए भागा और मैं अपनी ट्रक के तरफ भागा। वो क्या चीज़ थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। रोड पे पड़े खून की वजह से मैं ढंग से भाग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैर फिसल रहे थे। मैं किसी भी तरह भागते हुए अपने ट्रक के पास पहुंचा और जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो बहुत ही लंगड़ा के चल रहा था। ऐसा लग रहा था उसका पैर में बहुत बुरा तरह का चोट लगा है, लेकिन मेरे आँख के सामने ही वो मर के जिंदा हुआ था। मैं जॉन का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए ट्रक के अंदर जा रहा था।
मैं जॉन को उठाने की कोशिश भी की और जॉन हल्का सा उठा भी, लेकिन वो फिर से सो गया और मैंने ट्रक को दोबारा भगा दिया। जब मैं बैक मिरर में देख रहा था तो वो आदमी मेरे पीछे चलते चलते आ रहा था। उस पूरी रोड पे खून फैला हुआ था। मेरे ट्रक के टायर भी पूरे खून से सने हुए थे। कुछ दूर ट्रक चलाने के बाद मैंने देखा दूसरी साइड से कुछ पुलिस की गाड़ियाँ आ रही है, जो कि शायद मेरे लिए ही आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने तुरंत जाके उनके पास गाड़ी रोका और उन्होंने पूछा कि मेरा तुमसे कनेक्शन कैसे टूट गया। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई और जैसे ही मैंने फिर अपने ट्रक के टायर को देखा, वो पूरा एकदम तरह से नॉर्मल था। मैं उन्हें बार बार वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं बहाना दे रहा हूँ। फिर उन पुलिस की कार में से एक कार उन्हीं जंगल की तरफ से गई जिधर से मैं आ रहा था। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है और रोड पे कोई भी खून के दाग या छींटे कुछ नहीं मिले और ना ही वो आदमी और जिसको मैंने कुचल दिया था। वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस चीज़ पे उन्होंने मेरे से ज़्यादा बहस नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि मेडिकल के सारे इक्विपमेंट्स जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दो, फिर वो उसके बाद मेरी रिपोर्ट लेंगे। मैंने वैसा ही किया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मैं 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच भी गया और सारे इक्विपमेंट्स दे दिया। उसके बाद कुछ पुलिस वाले दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से दोबारा पूछताछ की कि मैं लेट क्यों हो गया था और मेरा कनेक्शन उनसे टूट क्यों गया था। मैंने सारी बातें बताई उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने जॉन से पूछा, लेकिन जॉन तो पूरे रास्ते सो रहा था। फिर उन्होंने जॉन से पूछताछ की तो उन्हें पता चल गया था कि जॉन दारू पी है, लेकिन अब तो उन्होंने मेरी बात पे एकदम भी विश्वास नहीं करने वाले थे। उन्होंने मेरा भी अल्कोहल टेस्ट किया, लेकिन मैंने उस टाइम शराब नहीं पी रखी थी। पुलिस वाले मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैंने किसी तरह का और नशा कर रखा है, इसलिए शायद मुझे अजीब और गरीब ऐसी चीज़ दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो एकदम सच था। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक उस ट्रक को हाथ भी नहीं लगाई। जॉन ने मुझे बहुत बार चलने के लिए बोला, लेकिन मेरे अंदर उस आदमी का डर बहुत तरीके से भर चुका था। आखिरकार वो कौन था, वहाँ पे क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये जो अजीब सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी और किस लिए दिखाई दे रही थी, इसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेरा वहम है या सच। अगर ये सच था तो मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मैं बच गया, और फिर ऐसी घटना मेरे साथ जीवन में दोबारा कभी भी नहीं घटी। लेकिन फिर उस रोड पर मैं दोबारा कभी भी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रकर के साथ घटी हुई एक पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये जो दूसरी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना उत्तराखंड की है। ये घटना जिस ट्रक ड्राइवर के साथ घटी है उसका नाम मंजीत था, और बाकी की घटना मैं आपको मंजीत जी की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मंजीत है और मैं इस उत्तराखंड में एक छोटे से सामान की डिलीवरी देने जा रहा था। मेरा एक बहुत ही छोटा सा ट्रक है जो कि आदमी लोकल सामान, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया करते हैं। जब मुझे कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए सामान नहीं मिलता है तो मैं उसी ट्रक पे सवारियों को भी बैठा लेता हूँ। इससे मेरी कुछ इनकम हो जाती है। ऐसे ही मैं एक बार देहरादून की रास्ते पे जा रहा था। वो रास्ता गंगोत्री के लिए जाता था। उस रास्ता में मुझे कई बार सवारियाँ मिल जाती है। वैसे तो मैं छोटे मोटे सामान की ही डिलीवरी कर रहा था, पर बीच रास्ते में मुझे 2 औरतें मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उत्तरकाशी तक छोड़ दूं। उन दोनों औरतों ने बुर्का पहना हुआ था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उत्तरकाशी गंगोत्री के ही रास्ते में पड़ता है, और जहाँ पे मुझे ये दोनों औरतें मिली थी और वहाँ से उत्तरकाशी करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे था। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मेरे आगे सीट नहीं था तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ट्रक के पीछे वाली साइड में जाके बैठ जाए, और थोड़े बहुत सामान भी रखे हुए हैं तो वो वहाँ पे आराम से बैठ जाए, उन्हें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। हम कुछ ही घंटे में उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे। मैंने उनसे कोई पैसे की भी बात नहीं की थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे लगा कि मुझे उनकी मदद करना चाहिए। मैंने इन बात पे ध्यान भी नहीं दिया कि इतनी रात को ये यहाँ पे कर क्या रही हैं। मैं किसी और धुन में था।
उनसे बात करते समय शायद थोड़ा सा मोहित हो गया था। वो दोनों फिर जाके मेरे पीछे वाले ट्रक के ट्रेनर में बैठ गई और मैं बैक मिरर से उन दोनों को देख रहा था। उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था, लेकिन वो लोग काफ़ी देर से चुपचाप बैठी हुई थी। उन लोग ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी और ये सारी चीज़ मैं अपने बैक मिरर पे देख रहा था। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे दो औरतें नहीं, दो मूर्तियाँ हैं, क्योंकि वहीं पे चुपचाप रखी हुई है। करीबन 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं आगे जाके एक छोटी सी गुमती पे रुका। मुझे सिगरेट पीनी थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। उन लोग को भी भूख लग रही होगी, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि आप लोग कुछ खाइएगा क्या। उन्होंने मेरे सवाल का कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी हुई थी। मुझे लगा उन लोग को शायद थोड़ा अजीब ना लगे और मैं खुद ही थोड़ा चाय और थोड़ा सिगरेट पी के दोबारा गाड़ी चलाने लगा। जब मैं उनसे खाने के लिए पूछ रहा था, गुमती वाला जिससे मैं चाय और सिगरेट लिया था वो मुझे देख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि आखिरकार भैया आपको क्या हो गया है। मैंने उनसे बोला कुछ नहीं और मैं जल्दी जल्दी में दोबारा गाड़ी में बैठ के चला गया। मैंने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया कि वो मुझसे कुछ कहने वाला है। वो दोनों औरतें पूरे रास्ते वहीं चुपचाप बैठी हुई थी। जब मैं उत्तरकाशी पहुंच गया तो मैंने अपने ट्रक को साइड में लगाया और तुरंत नीचे उतरा और मैंने उन दोनों औरतें से कहा कि नीचे उतर जाए, लेकिन वो लोग अभी भी चुपचाप वहीं बैठी हुई थी। उन दोनों औरतें की परछाई मैं अपने बैक मिरर से साफ साफ देख सकता था। वो लोग तो हिली भी नहीं। मुझे लगा शायद वो लोग मेरा बात सुनी नहीं है या सफ़र में शायद वो लोग सो गई हो। मैं घूम के अपने ट्रक के ट्रेलर के साइड में गया। मैं देख के हैरान हो गया, वहाँ पर वो दो औरतें थी ही नहीं। बस वहाँ पे ऊपर से दो नॉर्मल परछाइयाँ थी जो कि गोल आकार की थी और मेरे ही आंखों के सामने वो दोनों परछाइयाँ गायब हो गई। मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। कुछ देर के लिए तो मेरे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो कुछ भी देखा हूँ एक वो भयानक सपना है जो कि कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये एक सच था। मैंने फिर इसके बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने सारा सामान अनलोड करवाया। फिर करीबन 1 घंटे के बाद मैं अपने घर की तरफ निकल गया जहाँ से मैं आया था, क्योंकि अगले दिन मुझे दोबारा एक सामान की डिलीवरी करनी थी। मैं दोबारा जाते वक्त उसी गुमती पे रुका जहाँ पर मैंने रुक के चाय और सिगरेट पिए थी। मैंने गुमती वाले से पूछा, जब मैं पिछली बार यहाँ से निकला था तुमको मेरी गाड़ी पे दो औरतें बैठी दिखी थी क्या? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं बार बार पीछे मुड़ के अपने आप से बात कर रहा था और जब वो गुमती वाले ने मुझसे पूछा तो मैं जल्दी में निकल गया। मैंने उन्हें बताने का मौका तक नहीं दिया कि मैं हवा से बात कर रहा था। जब ये गुमती वाले ने ये बात मुझे बताई तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने इसके बारे में उस गुमती वाले को भी बताया। उसने कहा ऐसा कई बार हो चुका है। उन्होंने मुझे बताया रात के वक्त दो औरतें उन्हें लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। कभी तो वो दोनों औरतें सफ़ेद साड़ी में भी दिखाई देती है और कई बार वो दोनों बुर्का पहने हुई रहती है। वो कौन है, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। पर आज तक उस औरतों ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। फिर उस दिन के बाद मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना उस रास्ते पे नहीं घटी। तो दोस्तों ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना ऑफिसर मॉरिन के साथ घटी है अमेरिकन नेशनल पार्क में। तो अब आगे की घटना मैं आपको ऑफिसर मॉरिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमें उस बच्चे को ढूंढते हुए लगभग 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हमारी टीम में ज़्यादा लोग नहीं थे। हम जंगल के जिस हिस्से में उसको ढूंढ रहे थे उस हिस्से में पहले कोई भी नहीं गया है। हमें कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि हमें उसके यहाँ पे होने की कुछ निशान भी मिलेगी। जहाँ से वो गायब हुआ था वहाँ से वो जंगल का एरिया करीबन 15 किलोमीटर दूर है और वो यहाँ पे क्या करने आया इसके बारे में हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम रॉन था। अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए आया था। उसके दोस्तों ने बताया वो लोग कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। तभी रॉन को अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हालांकि वो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी थी सिवाय रॉन के।
वो आवाज़ जिधर से आई थी उसी तरफ बहुत अजीब तरीक़ा से देखने लगा। उसके दोस्त जब शांत हुए और उन्होंने रॉन से जब पूछा कि तुम किधर देख रहे हो, तो उन्हें बिना कुछ जवाब दिए जंगल के उस हिस्से में भाग गया। और वो बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है और वो चिल्ला रही है। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुमको कौन बुला रही है। वो उसका जवाब बिना दिए ही बहुत ही तेज़ी से भाग गया। उसको रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की, तब तक रॉन गायब हो चुका था। पलक झपकते ही अचानक से वो कहाँ गायब हो गया था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रॉन के दोस्तों ने भी अपनी टॉर्च लेके उस डायरेक्शन में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ जैसा कि रॉन हवा हो गया हो। काफ़ी देर तक रॉन को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला, उसके दोस्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी। तभी हमारी सर्च करने वाली टीम वहाँ पे पहुँची। हमने दिए गए सारी डिटेल्स को कलेक्ट किया और लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहे जहाँ पर आखिरी बार उसके दोस्तों ने उसको जाते हुए देखा था। रॉन की उम्र करीब 27 साल की थी और वो गोरा था और उसकी हाइट करीबन 6 फीट की थी। और ये बात बहुत ही ताज्जुब की थी कि मेरी हाइट भी उसी की तरह थी। हाँ, बस वो मेरे से कुछ साल छोटा था, लेकिन फिर भी मेरी और उसकी डिटेल्स मिल रही थी। शुरुआत में जब हम लोग ने 2 दिन उसको ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर हमने स्टेफर्ड डॉग्स मंगाए और वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागे जा रहे थे जिस तरफ रॉन भागते हुए गया था। करीबन 10 किलोमीटर बाद जंगल के उस एरिया में पहुंच गए जहां पे हमें जाना मना था। दरअसल हम वहां पे कभी नहीं गए थे क्योंकि वो जंगल का काफ़ी घना एरिया था जिसको अभी कई फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये घटना 1990 की है। उस वक्त तो उतने डीप में कोई जाता भी नहीं था। उतना सर्च करने के बाद हमें रॉन की जूते मिले जो कि उसके दोस्तों ने वेरीफाई किया वो रॉन की जूते हैं। वो इतनी दूर क्या करने आया था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें वहाँ पे रॉन की पैर के निशान भी मिले। एक पैर में उसने जूता पहना हुआ था और दूसरे पैर में कुछ नहीं। कुछ दूर हमने पैर के निशान का पीछा किया और वो पैर का निशान एक छोटा सा दलदल के पास आके ख़त्म हो गया। फिर उस दलदल के बाद हमें एक मोटे पैर के निशान मिले जो कि रॉन के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशानों को देख के इतना तो पता चल गया था हो ना हो रॉन यहीं कहीं है, क्योंकि हर कुछ मीटर बाद हमें रॉन के कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ मिल रही थी कि हमें ये पता चले कि वो रॉन की ही चीज़ है। जिस वक्त हम जंगल के एरिया में खड़े थे उस टाइम हमारी टीम में कुल 4 लोग थे और हम लोग के पास एक स्निफर डॉग भी था और हमारे पास हमारी एक गन थी और एक टॉर्च। हमने प्लान बनाया कि हम चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि जहाँ पर रॉन के फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए थे कि वहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग किधर जाएं। उसको ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे। अब हम लोग को वापस भी बुलाया जा रहा था क्योंकि हमें और भी ज़्यादा काम थे, लेकिन हमारा ये केस पूरा नहीं हुआ था। मुझे अक्सर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि रॉन मिल जाएगा। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को भी कुछ नहीं पता। मेरे साथ जो कुत्ता था उसका नाम ब्रूनो था। मैं और ब्रूनो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहाँ से हमें बड़े पैरों का निशान मिला था। ब्रूनो आगे बढ़ता जा रहा था और मैं उसी के पीछे था। कुछ दूर जाने के बाद ब्रूनो अचानक से खड़ा हो गया और शांत हो गया। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बड़े से झाड़ के पीछे देख रहा था और उसी झाड़ की तरफ देख के भौंक रहा था। मैं उसे आगे जाने के लिए बोल रहा था पर वो वहाँ से आगे जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने खुद झाड़ के पीछे जाके देखा तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो खाली काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पूरी काली थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे पीठ में किसी ने काली मट्टी लगा दी हो। वो मट्टी में कुछ खोज रहा था और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसके तेज तेज सांस लेने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की। मैंने उसको जैसे ही बुलाया वो मट्टी में खोदना बंद कर दिया और आगे की तरफ देखने लगा। वो अपने शरीर में हल्का सा भी मूवमेंट नहीं किया था। उससे मैं करीबन 5 मीटर की दूरी पे खड़ा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली
क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे हमला करेगा। मैंने उसको अपनी तरफ घूमने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं घूमा और उठ के जंगल के अंदर भागने लगा। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। जंगल के उस एरिया में तो बहुत अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी भी वहाँ पे ढंग से नहीं पहुँच पाती है। मैं उसे बार बार रोकने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं आगे की तरफ भागा तो मेरे साथ मेरा कुत्ता भी भागा और हम दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो जंगल में क्या कर रहा था हमें कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं उसे गोली मार के रोकने की कोशिश करूं, क्योंकि अब मुझे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं उसे गोली नहीं मार सकता था। मेरे दिमाग में शायद ये चल रहा था कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो और शायद मुझसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। मैंने हवा में एक फायर किया और मेरी गोली चलाते ही वो उसी वक्त रुक गया। मैंने उसे पीछे घूमने के लिए बोला और वो तुरंत घूमा और उसको देख के मेरे हाथ से मेरी बंदूक छूट गई। वो आदमी जो भी था उसका शक्ल हूबहू मेरे से मिल रही थी। उसकी हाइट, उसकी आंखें, उसके चेहरे पे जितने भी बाल थे हूबहू मेरे से मिल रहे थे। मेरा कुत्ता लगातार उसको देख के भौंके जा रहा था और मैं उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे, लेकिन वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए मुझे घूर के देखने लगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। मैं जब बेहोश हो रहा था तो मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था। वो काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। मुझे सिर्फ बस इतना दिखाई दे रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है और मेरे कानों में मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सिर्फ आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेस के रेस्टिंग रूम में सोया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और वहाँ पे मैं कैसे पहुँचा। जब मैंने अपने गलीग से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस बच्चों को ढूंढते हुए मैं जंगल में चला गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। जब मेरी कोई खबर उन्हें नहीं मिली तो वो लोग मुझे भी ढूंढने के लिए आए और मैं उनको चलते हुए मिल रहा था। मैं धीरे धीरे जंगल के बाहर चलता हुआ आ रहा था, कहीं खोया हुआ था। उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जवाब मैंने कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं उन लोग के सामने ही बेहोश हो गया और सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ और मैं अपने आप जंगल के बाहर चलते हुए कैसे पहुंचा, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे साथ जो मेरा कुत्ता था वो भी मेरे साथ चल रहा था और ताजुब की बात तो ये है मेरे कुत्ते को भी इस सब चीज़ के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा डॉगी मुझे किसी तरह का सिग्नल दे और बताने की कोशिश करे कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। जंगल का वो हिस्सा कहाँ था अब दोबारा मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। फिर इसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं की और वो लड़का रॉन जिसको सब कोई ढूंढ रहे थे वो भी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और वो भी एकदम शांत था। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि वो कहाँ भाग के गया था और वो इतने दिन से कहाँ गायब था तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसने बोला उसे कुछ भी याद नहीं है, उसको बस लास्ट सीन इतना ही याद है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर के पास बैठा था। तभी उसको अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी और अपनी तरफ बुला रही थी और वो फिर उस आवाज़ के पीछे भागते हुए चला गया। हम लोग के साथ क्या हुआ हम दोनों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक रेस्क्यू था। इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था, वरना लोग मुझे पागल समझते और मेरी नौकरी में भी कुछ दिक्कत आ सकती थी और इस राज को मैंने राजी रखा। मेरा नाम पवन है और मेरी उम्र करीब 30 साल की है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी, उस टाइम करीबन मेरी उम्र 9 साल की थी। मेरे पिताजी की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, तो सरकारी नौकरी की वजह से उनको सरकारी आवाज़ भी मिला हुआ था और इतने साल पुरानी सरकारी आवाज़ की हालत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, पुराने मकान जिनमें ढंग से पेंट भी नहीं किया हुआ था। हमें जो घर अलाउट किया हुआ था वो एक बिल्डिंग थी
उस बिल्डिंग में हमारा तीसरे मंजिल पे एक अपार्टमेंट था जिसमें 2 रूम था और वो अंदर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था। पेंट आधे उखड़े हुए थे और दोनों कमरे में बहुत ही गंदी सीलन भी थी। किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था। लेकिन हम लोग शिफ्ट हुए थे तो हम लोग को वहीं पे रहना था। उससे पहले हम लोग रेंट पे रहते थे। मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि रेंट का पैसा बचने वाला था। अब उस पैसे को हम लोग नए मकान के लिए सेव कर सकते थे। मुझे उस घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। जब मैंने पहली बार उस घर को देखा था तो मुझे देखने में ही बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। वो घर देखने में भूत बंगले से कम नहीं लगता था। हमने अपना सारा सामान शिफ्ट किया। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और एक छोटा भाई था। मैं और मेरा छोटा भाई एक कमरे में रहते थे और मेरी मम्मी पापा दूसरे कमरे में। जिस कमरे में मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उस कमरे से सीलन की काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आती थी। मैंने पापा को कई बार इसके बारे में बताया भी है तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसके बारे में हाई अथॉरिटी की कंप्लेन कर दिया हूँ और वो इन सब चीज़ का मेंटेनेंस भी कर देंगे। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए, हमारे शिफ्ट होने से पहले करीबन वो 7-8 महीने से घर बंद था और उससे पहले इस मकान में जो भी रहता था उसने अचानक से अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। मुझे इतना ही पता था। मेरे मम्मी पापा को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। ना उन्होंने मुझे इसके बारे में कभी भी बताया और ना ही मैंने कभी उनसे पूछना ज़रूरी समझा। अब हमें इस नए घर में शिफ्ट हुए 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। मेरा छोटा भाई और मैं साथ में ही सोते थे। एक बार रात के करीबन 11 बजे मेरे छोटे भाई ने मुझसे बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है। मैंने भी उससे बोला हाँ ठीक है चले जाओ। उसको टॉयलेट अकेले जाने में डर लगता था क्योंकि उस घर में जो बाथरूम बना हुआ था वो घर के काफ़ी कोने में बना हुआ था। तो उसको मैं टॉयलेट कराने ले जाता था। लाइट्स बंद हो जाने के बाद घर में ऐसा अंधेरा हो जाता था जैसे कि कभी वहाँ पे लाइट जली ही ना हो। इतना काला घना अंधेरा। नाइट बल्ब भी जलती थी लेकिन घर के पुराने दीवार के वजह से काफ़ी डरावना लगता था। इसलिए हम लोग आमतौर पे टॉर्च का यूज़ करते थे। मेरा छोटा भाई टॉयलेट गया और वो टॉयलेट के अंदर करीबन 5 मिनट तक था। मैं उसके बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। काफ़ी देर हो जाने पे मैं जब उसको आवाज़ दी तो वो कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप अंदर बैठा हुआ था। फिर मैंने अचानक से दरवाजे को नॉक किया और वो अंदर डर के वजह से रोने लगा। मैंने जब उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया तो उसने मुझे बताया कि जब वो बाथरूम के अंदर था तो ऊपर से कोई एक छोटा बच्चा उसको झांक के देख रहा था। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझको लगा शायद वो उसका वहम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मेरे हाथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको अपने साथ बेड पे ले आया और उसको सुलाने की कोशिश की, पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह ये घटना उसने मम्मी को बताई तो मैंने मम्मी को बताया कि कुछ नहीं हुआ है, बस वो डर गया है। मेरे छोटे भाई का नाम अनुज है। ये घटना 2 दिन पुरानी हो चुकी थी। एक बार अनुज को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी पापा ने सोचा कि अनुज को वो अपने पास सुला लेंगे। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मुझे लगा शायद अनुज उस दिन भी मेरे साथ ही सोएगा, तो मैं अकेले अपने बेड पे लेटा हुआ था। अनुज उस वक्त मम्मी पापा के साथ ही था। मुझे लगा वो खाना खा के दोबारा मेरे पास सोने चला आएगा। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। रात के करीबन 2 बज रहे थे। मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। मैं अनुज का इंतज़ार करीबन 12 बजे से कर रहा था। रात के करीबन 2 बजे दरवाज़ा अपने आप खुला। दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। दरवाजे जब खुलते या बंद होते थे तो बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती थी। तानी जैसे ही दरवाज़ा खुला अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि दरवाजे के पास अनुज खड़ा हुआ है। मुझे साफ साफ उस टाइम अनुज दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दी। मैंने उससे बोला कि तू वहाँ क्यों खड़ा है, वो आके लेट जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था और मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। मुझे बस इतना ही पता चल रहा था कि दरवाजे के पास कोई लड़का खड़ा है और उसकी हाइट हूबहू अनुज जैसी ही थी।
मेरी ही आंखों के सामने अनुज भागते हुए दरवाजे के अंदर आया मेरे पास, और जैसे ही वो भागते हुए मेरी तरफ आया, मैं अचानक से पूरी तरीके से होश में आ गया। ऐसा लगा कि मुझे कोई ये शायद मेरा वहम था। उस वक्त मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं दोबारा सो गया। करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बालों को सहला रहा है। पहले मुझे ये मेरा वहम लगा, लेकिन सोते हुए जब मेरी आंखें खुली तो मुझे साफ साफ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे सर को पीछे से कोई धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने होने का मुझे एहसास दिला रहा है। मैंने अचानक से उठा और पीछे देखा, कोई नहीं था। पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैं तुरंत अपने बेड से उठा और लाइट को ऑन किया। पूरा कमरा खाली था। उस वक्त करीबन रात के 2:30 बज रहे थे। अनुज अभी भी नहीं आया था। मुझे ये बात नहीं पता था कि वो मम्मी पापा के साथ ही सो रहा है। फिर मैं मम्मी पापा के रूम में गया और रात के करीबन 2:30 बजे उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा, अनुज उनके साथ है? उन्होंने बताया अनुज वहीं पे सो रहा है। मैंने मम्मी से कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अनुज मेरे सर के पास अभी खड़ा हुआ था। मम्मी ने बताया वो करीबन 12 बजे से ही वहीं पे सो रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने फिर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आके अपने बेड पे फिर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद फिर मेरी आंखें खुली। मेरे बेड के जस्ट सामने एक छज्जा बना हुआ था। उस पे हम लोग थोड़ा बहुत सामान रखा करते थे, जैसे कि टीवी के बॉक्स, कुछ कपड़े, कुछ लकड़ियाँ, सब पुराने चीज़ उसी छज्जे पे रखा हुआ करता था। मुझे ऐसा लगा कि उसके ऊपर बैठ के कोई मुझे देख रहा है। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने उसको साफ साफ देखा। कमरे में नाइट बल्ब जल रही थी। नाइट बल्ब पे मुझे वो काली परछाई बैठी हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो मुझे ही देख रही थी। उस काली परछाई को देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, तो वो मेरे आंखों के सामने ही गायब हो गई। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मम्मी पापा अपने कमरे से मेरे कमरे में आ गए। मैं अपने कमरे को कभी भी अंदर से बंद नहीं करता था। उन्होंने मेरी चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनते ही उन्होंने आके मुझसे पूछा कि आखिरकार तुझे क्या हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे छज्जे पे अभी कोई परछाई दिखाई दी है। वो किसी बच्चे की परछाई थी जो कि मेरे तरफ ही देख रहा था। और कुछ देर पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरे बालों को छुआ है। और उस वक्त अनुज को बाथरूम में भी ऐसा ही कुछ नज़र आया था। जब ये बात मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनको लगा कि मुझे किसी तरह का वहम हुआ है, लेकिन वो मेरा कोई वहम नहीं था। उस रात मेरे पापा मेरे कमरे में सोए। मैं और छोटा भाई अनुज मम्मी के कमरे में जाके सो गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं और अनुज दोनों भाई रात भर नहीं सोए। अगले ही दिन हम लोग स्कूल चले गए और स्कूल से आने के बाद थोड़ी भी देर घर में नहीं रुके। हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर चले गए और कुछ दिन तक हम लोग मम्मी पापा के साथ ही सोए। हमें बार बार ऐसा एहसास होते रहा हमारे बगल में कोई खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है, या कोई काम करते वक्त हमें ऐसा लगता था कि अचानक से हमारे बगल से कुछ निकल के गया है। कई बार तो किचन से अचानक से बर्तन गिरने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन मम्मी ने इस सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम और अनुज दोनों इस बात पे ध्यान दे रहे थे। करीबन 6 महीने बाद हम लोग ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था। पापा ने उस घर के अगेंस्ट कंप्लेन भी डाली थी कि वहाँ की वायरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी वहाँ पे रात में अपने आप शॉर्ट सर्किट भी हो जाता था। जब वो घर हमसे छूटा, उसके कुछ ही दूर ब्लॉक्स हमें दूसरा घर मिल गया, और उस ब्लॉक में जो हमें घर मिला था और उसके पड़ोसी वही लोग थे जो हम लोग से पहले उस घर में रहते थे। उनसे जब पापा की बातचीत हुई तो पापा ने उनसे पूछा कि आप लोग वो घर क्यों छोड़ दिए थे। तो उन्होंने पापा और मम्मी को बताया उन्होंने इस घर को इसलिए छोड़ा था कि वहाँ पे उनको किसी बच्चे की आवाज़ आती थी। कोई बच्चा रात भर खेला करता था
और कभी अचानक से किसी बच्चे की परछाई दिख जाती थी और कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था उनकी गैर मौजूदगी पे कोई बच्चा उनके घर में उछल कूद रहा हो और उसकी आवाज़ भी आती है। कई बार तो रात में उनको उस बच्चे की परछाई भी दिखाई दी जो कि टहला करती है। जब मम्मी पापा को ये चीज़ पता चली तो उनको मुझ पे विश्वास हो गया था। उनको विश्वास हो गया था कि मैंने उनको जो भी बात बताई और मैंने अनुज ने जो भी महसूस किया वो एकदम सच था। वो हमारा कोई वहम नहीं था, न ही हम दोनों झूठ बोल रहे थे। वो घर कितना पुराना था और उस घर में वो भटकती हुई बच्चे की आत्मा, इसके बारे में मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं चला और ना ही हम लोग ने जानने की कोशिश की। और जब पुराने लोगों से उस घर के बारे में पूछा गया तो उनको भी इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब तो धैर्य उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और नए अपार्टमेंट बन गए हैं, लेकिन हो सकता है उस बच्चे की आत्मा आज भी वहीं पे भटक रही हो। तो इस घटना में बस इतना ही।